हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, राज्यपाल का पद काफी विवादों में रहता है, विशेष तौर पर संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में। ऐसे ही मामले अलग अलग राज्यों के द्वारा आए और फाइनली केरल राज्य की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय इस बात की जांच करने के लिए तैयार हो गया है कि क्या राज्यपाल का पद या राज्यपाल की कुछ विशिष्ट शक्तियां संघवाद को नष्ट कर रही हैं। राज्यपाल की ये विशिष्ट शक्तियां क्या हैं, इनका दुरुपयोग कैसे कैसे किया जा रहा है, उसके एग्जाम्पल्स भी और उसके उदाहरणों को हम देखने का प्रयास करेंगे और ये पूरा मुद्दा क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, उच्चतम न्यायालय इस बात की जांच करने के लिए सहमत हो गया है कि क्या राज्यपाल महत्वपूर्ण विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं और उन्हें राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से, यानी राष्ट्रपति की शक्तियां विवेकाधीन नहीं होती। राष्ट्रपति पूरी तरीके से केंद्र की सलाह पर काम करते हैं, ध्यान रखिएगा। और इस प्रकार के व्यवधान से राज्यों के विधायी क्षेत्र में संघ के हस्तक्षेप के दरवाजे खुलते हैं, जिससे संघवाद नष्ट होता है। मामला क्या है, मामला समझते हैं। केरल राज्य ने याचिका दायर की जिसमें यह कहा सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए इस प्रकार की शक्तियों के दुरुपयोग को लेकर। राज्य के राज्यपाल की भूमिका को उजागर किया और इसमें कहा कि केरल राज्य के राज्यपाल ने विधेयकों को 2 वर्ष तक लंबित रखा और उनमें से 7 को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख दिया, जिसके पास कोई विवेकाधिकार नहीं है। यानी राष्ट्रपति के पास कोई विवेकाधिकार नहीं है। राष्ट्रपति इन विधेयकों पर केंद्र की सलाह पर ही विचार करते हैं। तो ऐसे में पूरी तरीके से केंद्र की सलाह और सहायता पे ये काम करते हैं। तो ऐसे में जो संघात्मक ढांचा है वो कहीं ना कहीं नष्ट हो रहा है। ताज्जुब की बात तो यह है कि इन 7 में से कोई भी विधेयक केंद्र राज्य संबंधों से नहीं है, यानी सारे के सारे विधेयक राज्य के कानूनों से संबंधित है। और ऐसे राज्य के कानूनों में केंद्र का हस्तक्षेप कहीं ना कहीं संघवाद के ढांचे को नष्ट कर रहा है और इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करने की जरूरत है। केरल की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता के वेणुगोपाल, जयदीप गुप्ता और अन्य ने कहा कि राज्यपाल को राज्य की सहकारी समितियों, लोकायुक्त और विश्वविद्यालय कानूनों में संशोधन से संबंधित विधेयकों को जितनी जल्दी हो सके राज्य विधायिका को वापस सौंप देना चाहिए था और अपनी आपत्तियों के कारण भी बताने चाहिए थे, लेकिन 2 वर्ष तक विधेयकों को रोक के रखा गया। इस प्रकार की प्रवृत्तियों से राष्ट्रपति के पास भेजने से पहले केरल के लोगों को कल्याणकारी कानूनों के लाभों से वंचित किया गया है कहीं ना कहीं। यानी यहां पे 2 बातें बताई गई कि एक तो इस तरीके के विलंब से लोगों के लिए जो कल्याणकारी कानून बनने वाले हैं उनके रास्ते बंद होते हैं, और दूसरा इस प्रकार की प्रवृत्तियों से संघवाद का जो ढांचा है वो अपने आप में कमजोर होता है। यहां पे राज्यों के मामलों में केंद्र का हस्तक्षेप अनावश्यक तौर पे बढ़ता है। ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा मुद्दा है, क्योंकि केंद्र ने बिना कोई कारण बताए 4 विधेयकों पर अपनी सहमति रोक दी। तो इससे जनता के लिए जो कल्याणकारी कानून बनने थे वो नहीं बन पाए। इस प्रकार राज्य ने कहा कि राज्यपाल के कारण केंद्र ने न केवल राज्य के विधायी क्षेत्र में आने वाले मुद्दों पर निर्णय लिया, बल्कि राष्ट्रपति के लिए विधेयक को आरक्षित करने की राज्यपाल की शक्ति भी सीमित है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को यह निर्णय करना चाहिए कि कौन से वो मामले हैं जिन पे राज्यपाल राज्य के विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकते हैं, या कितनी समय सीमा तक उस पे एक तरीके से वो मौन रह सकते हैं। तो इन सारे मामलों पे सर्वोच्च न्यायालय को विचार करने की जरूरत है। ध्यान रखिएगा, केरल राज्य ने तर्क दिया है कि जो राज्यपाल की इस तरीके की कार्यवाही है ये संविधान द्वारा राज्य के 3 अंगों के बीच जो संतुलन है उसको बिगाड़ती है, जिसमें निर्वाचित कार्यपालिका जो कि विधेयकों का मसौदा तैयार करती है, पेश करती है, साथ ही विधानमंडल जिसने विधेयकों को पारित किया, इनके कामकाज को राज्यपाल की जो ये शक्ति है ये पूरी तरीके से अप्रभावी और निरर्थक बना देती है और कहीं ना कहीं एक मार्ग खोलती है राज्य के मामलों में बढ़ते केंद्र के हस्तक्षेप का। ध्यान रखिएगा, और इस तरीके की जो कार्यवाही है ये संघीय ढांचे को बिगाड़ती है, क्योंकि राष्ट्रपति, जैसा कि मैंने शुरू में बताया,
राष्ट्रपति अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग नहीं करते इन विधेयकों पर, बल्कि केंद्र की सलाह और सहायता पर ही काम करते हैं। ध्यान रखिएगा। तो इसमें स्पष्ट तौर पे कहा है इन अधिवक्ताओं ने कि यह दुखद स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए, राज्यपाल को बताना चाहिए कि वे कब विधेयकों को अस्वीकार कर सकते हैं, यानी यदि अस्वीकार कर रहे हैं तो उसका कारण भी बताना चाहिए, और यह भी बताना चाहिए कि किन स्थितियों में वो विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं, अन्यथा संविधान निरर्थक हो जाएगा, अन्यथा संघवाद की जो भावना है, संघवाद का जो आदर्श है वो निरर्थक हो जाएगा। तो ऐसे में जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं चंद्रचूड़ जी, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि अदालत इस बात पे विचार करेगी कि राज्यपाल कब विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं, और अदालत ने केरल के राज्यपाल के अतिरिक्त सचिव और गृह मंत्रालय को भी नोटिस जारी किया है। यानी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है इस मुद्दे पे निर्णय करने के लिए, ताकि इस तरीके की शक्तियों का दुरुपयोग ना हो। ये तो था केरल का मुद्दा। इस मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होनी है। अब देखना यह होगा कि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में क्या निर्णय देता है। ध्यान रखिएगा, अब इस तरीके के जो आरोप है ये केरल के राज्यपाल नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों के राज्यपालों के ऊपर लग रहे हैं, जिसमें तमिलनाडु, पंजाब, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य इंक्लूड हैं। ध्यान रखिएगा, इससे पहले तमिलनाडु ने, अभी हाल ही में तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और राज्यपाल RN रवि पर आरोप लगाया था कि उन्होंने विधेयकों को न तो मंजूरी दी है और ना ही वापस किया। ये नागरिकों के जनादेश के साथ खिलवाड़ हो रहा है, राज्यपाल इन शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही हम तेलंगाना की बात करें तो शीर्ष अदालत को पिछले साल अप्रैल में हस्तक्षेप करना पड़ा था, जब राज्यपाल सितंबर 2022 से लंबित विधेयकों को मंजूरी दे सके, यानी 2022 से लंबित विधेयकों को राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अलग अलग राज्यों का कहना है कि इस तरीके के जो कानून है, शक्तियां हैं, उनकी ऊपर एक सीमा निर्धारित की जानी चाहिए, ताकि आदर्श तौर पे संविधान का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। इसी तरीके की घटना ध्यान रखिएगा, अभी अप्रैल में ही सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय कानून विधेयक 2022 को मंजूरी नहीं देने के कारण राज्यपाल आनंद बोस के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया था। और इसी तरीके से पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण 8 ऐसे विधेयक हैं जिन पे राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी थी। ध्यान रखिएगा। तो ये अलग अलग राज्यों में मामले चल रहे हैं। यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं दोस्तों। एक है आर्टिकल 200। ये आर्टिकल 200 ये कहता है कि राज्यपाल के पास जब कोई राज्य विधायिका का विधेयक आएगा तो राज्यपाल उस पर अपनी सहमति दे सकते हैं, अपनी सहमति रोक सकते हैं, और यदि वो धन विधेयक नहीं है तो पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। और अगली पावर है कि राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकते हैं, है ना। कुछ मामले इसमें अनिवार्य बताए गए हैं, जैसे हाई कोर्ट की शक्तियां कम करने से रिलेटेड विधेयक एटसेट्रा हो, तो ऐसे मामलों को आरक्षित रखना राष्ट्रपति के पास अनिवार्य है। लेकिन इसके अलावा भी ये राज्यपाल के विवेकाधीन होता है कि वो किन विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखेंगे। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 201 कहता है कि जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा, राज्य विधायिका वाला जिसको राज्यपाल आरक्षित रखेंगे, ऐसे विधेयक पे राष्ट्रपति के पास क्या पावर है, तो राष्ट्रपति उस पर सहमति दे सकते हैं, रोक सकते हैं, धन विधेयक नहीं है तो पुनर्विचार के लिए भिजवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा। और राज्य के विधेयकों में राष्ट्रपति के पास असीमित शक्ति होती है। यहां एक छोटा सा डिफरेंस समझना जरूरी है। केंद्र के विधेयकों को राष्ट्रपति एक बार ही पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। एक बार के बाद यदि वो विधेयक वापस राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति बाध्य होते हैं उस पर हस्ताक्षर करने के लिए। लेकिन राज्यों के विधेयकों के संदर्भ में ऐसा नहीं है, वहां पे ज्यादा शक्ति है राष्ट्रपति को। यदि राष्ट्रपति ने एक बार पुनर्विचार के लिए भेजा और राज्य विधायिका उसे फिर से पारित करके या बिना पारित करके भेजती है तो राष्ट्रपति उसे पुनः पुनर्विचार के लिए भिजवा सकते हैं। यानी इस मामले में राष्ट्रपति की काफी शक्तियां हैं। लेकिन यहां निश्चित तौर पे एक सीमा तय होनी चाहिए, क्योंकि आरोप यह लगाया जाता है कि जिन जिन राज्यों में केंद्र की पार्टी वाली सरकार नहीं होती है, ऐसे राज्यों में, और ये केवल नई परिघटना नहीं है, पहले भी इस तरीके का दुरुपयोग होता रहा है, तो ऐसे में संघवाद के संरक्षण के लिए और शक्तियों की सीमा तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कुछ ना कुछ गाइडलाइंस जरूर जारी करनी चाहिए, जिससे संघवाद बेहतर तरीके से काम कर सके। राज्य की कार्यपालिका, विधायिका की अपनी शक्तियां हैं, वो अपनी शक्तियों का प्रयोग बेहतर तरीके से जन कल्याण के लिए कर सके, और राज्यपाल की इस तरीके की अतिवादी शक्तियां जनता के कल्याण के बीच में ना आए। आपका क्या कहना है इस पूरी की पूरी परिचर्चा पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये थी आज की पूरी परिचर्चा।
इसके साथ ही दोस्तों यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो प्रतिज्ञा बैच से जुड़ सकते हैं। मॉनसून धमाका जो कि 31 जुलाई तक ही वैलिड है, यानी यदि आप 31 जुलाई तक एडमिशन लेते हैं तो आपको ये कंप्लीट बैच मात्र 24,999 में मिल जाएगा। देर किस बात की, फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, कोड यूज करना है LD लाइव। ध्यान रखना ये एक फाउंडेशन बैच है जिसमें पीटी, मेंस, इंटरव्यू, हर स्तर की बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। इसके साथ ही 2.5 साल की वैलिडिटी है, ये निशुल्क होगा। यदि आप 2025 की प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं तो आपकी पूरी फीस आपको वापस कर दी जाएगी। ठीक है, तो देर किस बात की, फटाफट जाइए LD लाइव कोड का प्रयोग कीजिए, एडमिशन लीजिए और इस पूरी परिचर्चा के संदर्भ में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।